Namaskar. I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. तो मेरा नाम है प्रोफेसर सौरभ दत्ता। मैं पीजीआई के बच्चों के डिपार्टमेंट के नवजात शिशु विभाग में प्रोफेसर हूँ। ये जो 2 दिन का वर्कशॉप है, ये नवजात शिशु विभाग ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स पूरे इंडिया से आने वाले हैं और 2 दिन के लिए बहुत डिटेल में न्यूबॉर्न बेबीज़ के ब्रेन के प्रॉब्लम्स में के विषय में चर्चा होगी। तो हमने ये एक सिंगल थीम वर्कशॉप है। सिंगल थीम मतलब एक ही थीम पर 2 दिन पर इन डेप्थ डिस्कशन होगा, जो कि डेलीगेट्स बहुत पसंद करते हैं। ये इनफैक्ट हमारा 10वां वर्कशॉप है। हर बार थीम अलग होता है और हम हर बार डेलीगेट्स से फीडबैक लेते हैं कि अगले वर्कशॉप का थीम क्या होगा। तो इस बार हम बच्चों के ब्रेन के बीमारियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि न्यूबॉर्न बच्चों का ब्रेन, खास करके जो प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, उनका ब्रेन बहुत नाजुक होता है एडल्ट ब्रेन की तुलना में, और बड़ी आसानी से डैमेज हो जाता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंचता है, या ग्लूकोज का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, जॉन्डिस बहुत सीवियर हो जाता है, या शरीर में बहुत सीरियस इन्फेक्शन होता है, या ब्रेन में इन्फेक्शन होता है, तो इनका ब्रेन बड़ी आसानी से डैमेज हो जाता है। और कई बार ये डैमेज परमानेंट हो जाता है, यानी कि उस बच्चे को तो हम बचा लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए उसका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है। बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके, जैसे बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी नाम की एक बीमारी हो सकती है, उनको मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, उनका डेवलपमेंट डिलेड हो सकता है, यानी कि वो ठीक टाइम पे बैठना, चलना, बोलना वो सारा डिलेड हो सकता है। सीरियस हियरिंग लॉसेस हो सकते हैं, विजन लॉसेस, ब्लाइंड हो सकते हैं ज़िंदगी भर के लिए। और ये फिर पूरे समाज के लिए, फैमिली के लिए और बच्चे के लिए के ऊपर तो है ही एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। तो और लेकिन आजकल बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स हुए हैं इस फील्ड में, बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज़ आ चुके हैं, जिससे हम ये प्रॉब्लम्स बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, और अर्ली स्टेज में पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो क्योंकि इतने सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं और इंटरवेंशंस हम आजकल कर सकते हैं राइट फ्रॉम बिफोर बर्थ टू बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। तो इसलिए हमने ये 2 दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है। ये जो नॉलेज है एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमारे जो पीडियाट्रिशियन कोलीग्स हैं उनमें हम स्प्रेड करना चाहते हैं। प्रैक्टिकली यदि मैं कहूँगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी सब जगह से आ रहे हैं, इवन नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, कश्मीर से भी हैं, ओबियसली नॉर्थ इंडिया, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा से तो हैं, राजस्थान से हैं, उसके बाद पूरे साउथ से भी हैं, दिल्ली से बहुत सारे हैं, है ना, इवन अप टू गुजरात से हैं। तो वर्चुअली सारे स्टेट से आ रहे हैं। तो ये वर्कशॉप बहुत ही पॉपुलर है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है, ये बहुत ही जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं एंड लोग पहले से बुक करके रखते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर डिमांड पे ही वो करते हैं कि हाँ जी नेक्स्ट क्या थीम होगा। तो आई वुड से कि पूरे कंट्री से आ रहे हैं। कि इंडिया का जो सिनेरियो है वो काफ़ी डिफरेंट है एडवांस कंट्रीज़ की तुलना में। तो बहुत सारी चीज़ें जो एडवांस कंट्रीज़ में जिस टाइप के बच्चे वो देखते हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ में उसमें काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि इन्फेक्शन रेट्स फॉर एग्जांपल लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा है कंपेयर टू हाई इनकम कंट्रीज़, और जिस टाइप के इन्फेक्शंस हम देखते हैं वो उनके कंट्रीज़ में उस टाइप के इन्फेक्शंस वो देखते ही नहीं हैं। फिर उनकी कई बार प्रायोरिटी होती है कि जो एक्सट्रीम, जो जिनको लिमिट ऑफ वायबिलिटी बोलते हैं, जो 22 हफ्ते 23 हफ्ते पे भी जो बच्चे पैदा होते हैं, वो मतलब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स स्पेंड करते हैं ऐसे बच्चों को बचाने में, जो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो हम थोड़े से उससे ज़्यादा मैच्योर बच्चों पर हम फोकस करते हैं, जिससे कि हम उनको एक न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट सर्वाइवल हम दे सकें, दैट मीन्स विद इंटैक्ट ब्रेन वो सर्वाइव कर सकें। वो हमारी प्रायोरिटी है। पीजीआई एक रेफरल सेंटर है, तो हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस, रेफर्ड केसेस, मदर्स रेफ़र होते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो थोड़े अलग किस्म के हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री।
तो ऑन एन एवरेज पर ईयर हमारे 5,000 से 6,000 बच्चे पैदा होते हैं ऑल टोल्ड, और सब किस्म के। तो हमारा जो प्रीमेच्योरिटी रेट है वो नेशनल एवरेज से कई गुना ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट 40% हमारे जो बच्चे हैं वो प्रीमेच्योर होते हैं, और जो वेरी प्रीमेच्योर रेट है वो भी ऑलमोस्ट 5 से 10 गुना ज़्यादा है हमारे सेंटर में कंपेयर टू जो नेशनल एवरेज है। तो हम इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड केसेस ज़्यादा देखते हैं। तो जैसे कि मैंने दूसरों को भी बताया है कि जो एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर या एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं लेस देन 1000 ग्राम्स, उनमें ऑलमोस्ट 35 से 40% ऐसे बच्चे होते हैं इवन इन टर्शियरी केयर सेंटर्स जैसे पीजीआई, एम्स की तरह जो टर्शियरी केयर सेंटर्स हैं, उनमें भी अराउंड 35 to 40% जो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट वाले बच्चे होते हैं उनको सीरियस ब्रेन प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर वो बच भी जाते हैं तब भी उनको सीरियस ब्रेन प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये ब्रेन प्रॉब्लम्स कई बार मतलब लाइफ लॉन्ग उनको रहता है। इसके अलावा हम जो मैच्योर बच्चे होते हैं उनमें ऑलमोस्ट 10% में वो रोते नहीं हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, या सांस नहीं लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उनमें ज़्यादातर बच्चे ठीक रहते हैं ऑलमोस्ट, पर लेकिन उनमें भी 1 to 3% बच्चे ओवरऑल उनको सीरियस वो एस्फिक्सिया होता है, और उसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्रेन डैमेज, ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से। ग्लूकोज की वजह से ब्रेन डैमेज होना, हमारे जो न्यूरोलॉजी के कोलीग्स हैं वो कहते हैं कि वो जब बड़े बच्चों को देखते हैं जिनको कुछ सीरियस फिट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे इन्फेंटाइल स्पैज़म या वेस्ट सिंड्रोम नाम का एक प्रॉब्लम, जब वो डिटेल में उनको बैकग्राउंड हिस्ट्री लेते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको न्यूबॉर्न पीरियड में ग्लूकोज कम होने की वजह से प्रॉब्लम्स हुए थे, और आगे जाके फिर उनको मतलब बहुत ही सीरियस किस्म के फिट्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आजकल एटलीस्ट बड़े सेंटर्स में जैसे पीजीआई में जॉन्डिस की वजह से ब्रेन डैमेज होना ये ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया ये प्रॉब्लम, क्योंकि हम बहुत सीरियसली एक्टिवली ये जॉन्डिस के लेवल मॉनिटर करते रहते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं इंडिया में, अभी भी जॉन्डिस एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और वो सही टाइम पे डिटेक्ट नहीं होता है। जब डिटेक्ट हो भी जाता है वो सही टाइम पे सीरियस जॉन्डिस के पेशेंट्स रेफ़र नहीं होते बड़े सेंटर्स में, और कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका इमीडिएटली जैसे ही वो आते हैं पीजीआई में हमें उनका खून पूरा बदलना पड़ता है, तभी जाके वो जॉन्डिस लेवल इमीडिएटली हम लोअर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर ठीक टाइम पे नहीं होती हैं, डिलेड रेफरल की वजह से, या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है कंपेयर टू द नियरेस्ट जो बड़ा हॉस्पिटल, डिस्टेंस बड़ा होने की वजह से ये जॉन्डिस से ब्रेन डैमेज का प्रॉब्लम्स इंडिया में अभी भी देखा जाता है, जबकि ये हाई इनकम कंट्रीज से में ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है जॉन्डिस से ब्रेन डैमेज। तो ये रफली हैं जो स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड और इंडिया में है कि हाई इनकम कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट 100% बर्थ्स हॉस्पिटल्स में होते हैं। हर मदर का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, और अगर उनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है जिसको RH नेगेटिव है तो उसका सही तरीके से मॉनिटर किया जाता है, और डिलीवरी के बाद उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम ना हो। इंडिया में क्या है, अभी भी बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर एंटीनेटल केयर जैसे यानी प्रेगनेंसी में केयर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। कई बार जब अगर मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसका मतलब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है देखने के लिए कि बच्चे को उसकी वजह कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, तो मदर एंटीबॉडीज़ पैदा करती है अपने ब्लड में, जो कि आगे फीटस में जाके उसका ब्लड डैमेज करता है, बच्चे को जॉन्डिस होता है स्टार्टिंग फ्रॉम जब बच्चा माँ के पेट में होता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हाई इनकम कंट्रीज़ में, बिकॉज उनका बहुत अच्छा रेफरल सेंटर है, रीजनलाइजेशन ऑफ केयर है मदर्स और न्यूबॉर्न्स का, और हर मदर का जो प्रोटोकॉल है, जो करना चाहिए वो सही तरीके से होता है, इसलिए उनका जो रेट है
ऑफ बिलिरुबिन कॉजिंग ब्रेन डैमेज ये बहुत कम हो गया है, हालांकि इंडिया में अभी भी ये एक प्रॉब्लम है। केवल एक टर्शरी केयर सेंटर में ही करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर करना पड़ता है। तो हम तो रेकमेंड नहीं करेंगे कि एक कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या बहुत ही पेरिफेरल सेंटर में कोई थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया शुरू कर दें, और ये बहुत सिलेक्टेड केसेस में करना चाहिए। ये हर एस्फिक्सिया के केस में ये कामयाब नहीं होता है। तो जो नेशनल न्यूरोटोलॉजी फोरम है, हमारा जो नेशनल बॉडी है न्यूरोटोलॉजिस्ट, उनका एक एक्सपर्ट ग्रुप था जिन्होंने एक लिस्ट बनाया ऑफ कंडीशंस जिसमें ये थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हाई इनकम कंट्रीज़ और लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में डिफरेंस पाया गया है। कई बार हमारे कंट्री में ये जो एस्फिक्सिया यानी लो ऑक्सीजन एंड ब्लड इनटू द बेबी, वो काफ़ी बर्थ के काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाता है, और ब्रेन डैमेज पार्शियल या कंप्लीट ब्रेन डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है पैदा होने से पहले। तो उस समय फिर ये थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया और ये सब करने से एक्चुअली कई बार नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है असेस करने के लिए कि कौन सा बच्चा सही कैंडिडेट है फॉर थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया, और किस टाइम के अंदर थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये आइडियली विदिन 6 आवर्स ऑफ बर्थ शुरू करना चाहिए। अगर बहुत लेट शुरू करते हैं तो उसका उतना असर नहीं होता है, नुकसान भी हो सकता है। और जब बच्चे को दे रहे हैं तो किस टेम्परेचर तक बॉडी का टेम्परेचर हम डाउन करते हैं, कितनी देर तक करते हैं, क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमें मॉनिटर करनी पड़ती है, ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मलाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक छोटे सेंटर में हो नहीं सकता है। तो आइडियली विद इन टाइम ऐसे बच्चों को रेफ़र करना चाहिए एक टर्शरी केयर या हाई सेंटर में, जहाँ पे एक्सपर्ट्स ये डिसाइड कर सकें और ये ट्रीटमेंट दे सकें।